अब योनू को एहसास हो गया है कि वो एक पपेट की जिंदगी जी रहा था और अब तो उसे अपने ड्रीम के बारे में भी पता लग गया है। तो क्या अब वो अपने ड्रीम को फॉलो करेगा और क्या वो हॉबिन की कंपनी को ज्वाइन कर लेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। तब यहाँ तायहॉन योनू के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है जिससे कि योनू की बुरी हालत हो जाती है और तायहॉन योनू के सिर पर लात मार के उसे आराम करने के लिए कहता है, मैं एक प्रिजन के अंदर कैद था जो कि बहुत ज्यादा डार्क और छोटा था और मैं किसी का इंतजार कर रहा था जो कि आके उस दरवाजे को तोड़ दे, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि काश ऐसा कुछ हो जाए। तब यहाँ योनू को होश आ जाता है और हम देखते हैं हॉबिन और तायहॉन योनू के पैरों की मसाज कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना तायहॉन कि तुम्हें ऐसे मसाज नहीं करनी है। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम किसी को भी बेहोशी से नहीं उठा पाओगे। आखिरकार तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम अपना मुंह ऐसे ही चलाते रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो योनू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है, जिस वजह से स्नैपर और गायोल उसे घेर लेते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि तायहॉन तो उसे वहीं पर दफनाने वाला था, पर ये उन्हीं की वजह से है कि वो बचकर यहाँ पर आ गया है, जिस वजह से उसे उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब तायहॉन योनू को उसके स्टूडियो से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तब योनू वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। योनू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ सोच लिया है, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रैम्प स्कूल नहीं जा रहा है। तब गायोल को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे तायहॉन की 1080 वाली किक देखने को नहीं मिली होती, जिस वजह से तायहॉन को डूवॉन याद आने लगता है। पर तभी हॉबिन भी 1080 किक करने का ट्राई करने लगता है, जिसे देखकर तायहॉन हैरान हो जाता है। पर हम देखते हैं हॉबिन किक मारने के चक्कर में खिड़की से बाहर गिर जाता है, पर गेओल उसे पकड़ लेती है और स्नैपर भी उसे बचाने के लिए कहने लगता है, पर तायहॉन का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वैसे तायहॉन, मैं तुमसे कब से एक चीज पूछना चाह रहा था कि क्या सच में डूवॉन हॉबिन की तरह दिखाई देता था? तुम्हारे फादर ने हमें उसके बारे में बताया है कि वो तुम्हारे मिडिल स्कूल का क्लासमेट था जो कि कुछ गुंडों के मारने की वजह से मर गया, और ऊपर से जो तुमने यूनो के साथ लड़ाई की है उससे मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम हॉबिन का ध्यान इस वजह से रख रहे हो क्योंकि वो डूवॉन की तरह दिखाई देता है? तब गायोल के हाथ से हॉबिन का हाथ छूट जाता है, जिस वजह से तायहॉन उसे पकड़ लेता है। अगर वो दोनों एक जैसे दिखते होते तो मैं इसके साथ शुरू से ही अच्छा बिहेव करता, जिस वजह से मेरा यही जवाब है कि ये उसकी तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तब गायोल देखती है कि सारे सब्सक्राइबर्स आग बबूला हो रहे हैं और तायहॉन को योनू से बिना बात की लड़ाई के लिए माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं इस वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उन्हें छोड़कर भी जा रहे होते हैं। बॉस देखो, हमारा चैनल ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, आखिर का वो सपना पूरा हो गया। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहता कि हमारा चैनल इस तरह फेमस हो। तब तायहॉन उन लोगों के साथ लड़ने के बारे में कहने लगता है जो कि उनके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। पर तभी हॉबिन देखता है कि योनू ने इसके लिए पहले ही एक वीडियो बना दी होती है जिसमें वो सबसे माफी मांग रहा होता है और बता रहा होता है कि इसमें वायरल हिट और तायहॉन की कोई गलती नहीं थी, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स शांत हो जाते हैं और हम देखते हैं योनू यूट्यूब से रिटायर हो जाता है। तब यहाँ योनू के फादर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये पहली बार है जब तुमने मुझे तुम पर थप्पड़ मारने का रीजन दिया है, तो तुम यूट्यूब को क्विट करके ये कहना चाह रहे हो कि तुम पढ़ने को भी क्विट कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस फ्री रहना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। तब यहाँ स्योंगजुन के रेस्टोरेंट में बहुत सारे माफिया के लोग इकट्ठा हुए होते हैं और स्योंगजुन उनका स्वागत कर रहा होता है। आप सबका यहाँ पर स्वागत है, मैं स्योंगजुन इस प्रोजेक्ट में आपका एजेंट हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हुई है। तब हम देखते हैं किसी को भी स्योंगजुन की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बस ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या स्योंगजुन को योनू के फादर के पास से इस प्रोजेक्ट को चलाने का परमिट मिले, जिस वजह से हम देखते हैं स्योंगजुन सबको ये आश्वासन देता है कि उन्हें बहुत जल्दी परमिट मिल जाएगा, जिस वजह से उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर योनू के डैड आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और स्योंगजुन उनका स्वागत करने लगता है और तभी योनू के डैड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये सारी तुम्हारी गलती थी, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं यूट्यूब के जरिए योनू पर नजर रख सकता हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैंने योनू को पपेट बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी, पर जब वो यूट्यूबर बना तब उसे और ज्यादा आइडियाज आने लगे। और तुम्हें पता आज उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अब बस परमिट के बारे में भूल जाओ और मुझे इस बिजनेस प्रोजेक्ट से भी ब्रेक
ब्रेक चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मुझे एक ऐसे बंदे के साथ डील नहीं करनी चाहिए जो कि पहले एक गुंडा था। तो योनू के फादर वहाँ से चले जाते हैं और सभी को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें उनका परमिट नहीं मिलने वाला, जिस वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर तब सेओंग जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हॉबिन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तब क्या होता है जब कोई मेरे पैसों के साथ खेलता है, तो बस मेरा इंतजार करो। तब यहाँ योनू के फादर अपनी सेक्रेटरी को उस परमिट को फाड़ने के लिए कहते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को भी जलाने के लिए कहते हैं। पर तभी एक बंदा बाइक पे आके उनके मुंह पर एक जोरदार बैट मारता है। बॉस, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, जिस वजह से मैं पकड़ा जा ही नहीं सकता। और वैसे ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं एक जेल का कैदी जो हूँ। तब हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं चान होता है, जिसे सेओंग जुन ने भेजा होता है और सेओंग जुन ने अपने पास एक बंदे को भी बुलाया होता है। तो अब हम दोनों को ही हॉबिन से अपना बदला लेना है। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले हमें कुछ मजे करने चाहिए। आखिरकार तुम क्या सोचते हो पाको, ये सही रहेगा ना? तब पाको उस दिन को याद करने लगता है जब हॉबी ने उसकी बेइज्जती की थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो हॉबिन पर वार करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ योनू के फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए होते हैं, जहाँ पर सारी नर्सेस उन्हीं के बारे में बातचीत कर रही होती हैं और वहाँ पर योनू भी मौजूद होता है। तब हॉबिन और उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो योनू के फादर का हाल चाल पूछ सके। और तब ताइहोन को जैसे ही पता चलता है कि योनू के डैड के ऊपर बेसबॉल बैट से हमला किया गया है, तब उसे चान याद आ जाता है। पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब कुछ चान ने किया है। तब यहाँ चान की गर्लफ्रेंड पैसों को लेकर उस पर चीख रही होती है, जिस वजह से चान उसे पकड़ लेता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि जितने पैसे उसे मिले हैं वो उतने के ही लायक है। तब चान सेओंग जुन से माफी मांगने लगता है, क्योंकि सेओंग जुन ने उसे योनू के फादर को मारने के लिए कहा होता है, पर योनू के फादर अभी भी जिंदा होते हैं। तब यहाँ हॉबिन की माँ हॉबिन को बताती है कि उन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर लिया है, जिस वजह से हॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि शायद उसकी माँ को समझ में आ गया है कि हॉबिन पैसे कमा सकते हैं। तुम जिस वजह से सोच रहे हो, मैंने उस वजह से जॉब नहीं छोड़ी है। मैंने जॉब इसी वजह से छोड़ी है क्योंकि मुझे नई जॉब मिल गई है और उसमें मुझे $2700 मिल रहे हैं। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है मॉम, पर आखिरकार ये किस तरह की जॉब है जिसमें आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं? चिंता मत करो हॉबिन, मैं कोई भी अजीब काम नहीं करूंगी, तो इसलिए तुम अब आराम से अपनी स्टडीज पर फोकस करो। तब हम यहाँ पर सेओंग जुन का रेस्टोरेंट देखते हैं, जहाँ पर सेओंग जुन पाक गो से हॉबिन के बारे में बात कर रहा होता है और उसे हॉबिन से बदला लेने के लिए कहते हैं, जिसके लिए पाक गो तैयार हो जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हॉबिन को हराना चाह रहा होता है, जिस वजह से सेओंग जुन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ हॉबिन गायोल को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं उसके साइन होते ही उन्हें अपना एक नया ऑफिस मिल जाता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब हम देखते हैं वो ऑफिस असल में एक घर होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग रूम, लॉन्च और साउंड प्रूफ स्टूडियो भी होता है और दूसरे फ्लोर पर लड़कियों के रहने के लिए रूम्स भी होते हैं ताकि वो आराम से वहाँ पर सो सके, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब रूमी और मांगी अपने अपने कमरों में कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और गायोल जाकर उन्हें देखना स्टार्ट कर देती है, जिससे रूमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बेचारा मांगी तो पूरी तरह से शर्मा गया होता है। तब यहाँ हॉबिन और ताइहोन बाहर हॉबिन यू कंपनी का बोर्ड लगा रहे होते हैं और वहाँ पर ताइहोन के फैंस ने उसका एक कटआउट भेजा होता है, जिसे ताइहोन फेंकने के लिए कहता है और हॉबिन को ये देख के यकीन नहीं आ रहा होता कि वो सच में कंपनी का CEO बन गया है और वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तब गायोल खुद को बॉस बुला रही होती है, पर हॉबिन उसे समझाता है कि वो बस फिगर हेड है जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस को अप्रूव करती है। तब हॉबिन का फोन बजने लगता है, जिससे कि हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हॉबिन को सेओंग जुन का फोन आ रहा होता है। तो हॉबिन फोन को उठा लेता है और वो कांपते हुए उसके साथ बातें करने लगता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हॉबिन ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो हॉबिन, आखिरकार तुम कैसे हो? वैसे मैंने तुमसे एक फेवर मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी के साथ एक न्यू स्ट्रीमर ने डील साइन की है और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम उसके साथ क्या करते हो। और हाँ, वो इस टाइम स्ट्रीम कर रहा है, जिस वजह से तुम उसे कॉन टीवी पर देख सकते हो। तब रूमी कॉन टीवी को खोल लेती है और उस स्ट्रीम को हॉबिन को दिखाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पाक गो होता है। और स्नैपर को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो वहाँ पर स्ट्रीम कर रहा है
पर तभी रूमी देखती है कि हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है हॉबिन, क्या तुमने पहचाना कि ये कौन है? मैंने जब इन्हें देखा तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सच में मदर्स कितनी अमेजिंग होती है ना। वैसे तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी मॉम को बिल्कुल धोखा नहीं दिया। वो तो मेरे पास खुद आई थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि इस जॉब के अंदर उन्हें $2700 मिलने वाले हैं। पर तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम यूट्यूब पर हो। पर तुम्हें पता है कि मजेदार बात क्या है? पागो के साथ इस वीडियो के अंदर तुम्हारी मॉम को अपने बालों को शेव करना पड़ेगा और इस बारे में उन्हें पहले से पता था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की कॉलेज की फीस जमा करानी है। तुम्हारी मॉम को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम इतने अच्छे स्ट्रीमर कैसे बन गए। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें फायर नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सजे कंपनी की टॉप शो गर्ल है। वैसे हॉबिन, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार इस टाइम तुम्हारा चेहरा देखने में कैसा लग रहा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर हॉबिन और स्नैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। स्यांगजुन, तुम्हें मेरी माँ को इस बीच नहीं लाना चाहिए था। और गाइस, इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।